We have seen many fundamentals related to thermodynamics, जो बेसिक फॉर्मूले याद रख के हम लोग आगे चलने वाले हैं। और फॉर्मूले लास्ट क्लास हम लोग देखें क्या क्या था। वो हम लोग देखे थे कि Cp बाई Cv होता है गामा, Cv होता है R बाई गामा माइनस 1, Cp होता है गामा R बाई गामा माइनस 1, Cp माइनस Cv होता है R। Delta U, the change in internal energy, is a measurable quantity given by NCV delta T. For gases, there cannot be any change in internal energy unless until there is any change in temperature. Delta W, the work done, is given by thermodynamic work. Work done by a gas is given by PdV. Which is positive for expansion, negative for contraction. एंड कुछ वैल्यूज हमें याद रखना है। जो स्पेसिफिक हीट रेशियो फॉर डायटोमिक गैसेस मेड बी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कुछ भी हो, इट इज 5। एंड फॉर मोनोएटॉमिक गैसेस लाइक हीलियम, आर्गन, नियन कुछ भी हो, इट इज 5/3। बस इतना याद रखो, आज की क्लास आगे बढ़ जाएगा। आज हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। धीरे धीरे घुस रहे हैं भैया। देखो, थर्मोडायनामिक प्रोसेस किसको कहते हैं? पहला चीज, हमें यूनिवर्सल गैस इक्वेशन आता है। क्या हो? PV इक्वल टू nRT। उसमें V क्या है? वेलोसिटी है कि वोल्टेज है? वॉल्यूम है। हाँ, ये मालूम है तुम लोग को। तो आप जानते हैं कि द यूनिवर्सल गैस इक्वेशन इज PV इज इक्वल टू nRT। इसमें P क्या होता है? प्रेशर। V क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ n मोल्स ऑफ गैस। n होता है नंबर ऑफ मोल्स। R इज द गैस कांस्टेंट। T इज टेम्परेचर, दैट टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ध्यान रखना है कि इसमें T क्या है? T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बात समझ में आ रहा है? T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसमें ये जो PVT है, इनको कहते हैं थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स। PVT आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स। ये जो N है, इसको कहते हैं सिस्टम पैरामीटर। एक सिस्टम ऑफ N मोल्स ऑफ गैस। समझ में आया? PVT क्या हुआ? थर्मोडायनेमिक पैरामीटर। तो जब भी मैं थर्मोडायनेमिक पैरामीटर कहूंगा तो आपको PVT तीनों समझ में आना चाहिए। तो ये जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर से PVT ये बदल सकते हैं। हो सकता है कि प्रेशर को बढ़ा दिए, वॉल्यूम को घटा दिए, ऐसे कर सकते हैं। नहीं, वॉल्यूम को घटा दिए तो प्रेशर बढ़ गया, या फिर टेम्परेचर दे दिए तो वॉल्यूम बराबर है, प्रेशर बढ़ गया, तो बदल सकते हैं चीजों को। एनी चेंज इन दिस थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स इज कॉल्ड ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या हुआ? एनी चेंज इन PV एंड T। कुछ भी चेंज हो गया तो हम कहेंगे ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। बात समझ में आया? तो लिखेंगे पॉइंट नंबर 2, एनी चेंज इन thermodynamic parameters थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स का मतलब PVT, ये समझ में आना चाहिए। एनी चेंज इन PVT इज कॉल्ड ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। आज की क्लास को थोड़ा ध्यान से सुन लेना। इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स बनेंगे और स्कूल वगैरह में ये सब के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, एंट्रेंस वगैरह में भी आते हैं। आप एंटायर थर्मोडायनेमिक्स को 3 पार्ट ले लो। एक पार्ट हुआ आज की क्लास, दूसरी पार्ट हुआ जो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास, तीसरी पार्ट हुआ कार्नोट इंजन। ये तीनों पार्ट के ऊपर क्वेश्चन आएगा, और तीनों में से नहीं आएगा तो ये मतलब 99% चांस है कि ये तीनों पार्ट के ऊपर आएगा। और बाकी जो हम लोग इतना बकबका रहे हैं वो खाली जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए, ताकि ये चीजें हमें समझ में आए। ठीक है? तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस किसको कहते हैं? एनी चेंज इन PVT इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अभी थोड़ा ध्यान से देखिए। हम जानते हैं किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम के लिए द सिस्टम पैरामीटर N इज कांस्टेंट। 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज टेकन इन ए सिलेंडर। तो कांस्टेंट हो गया, N कांस्टेंट हो गया। R ऐसे ही कांस्टेंट है। क्या ऐसा हो सकता है कि P और V को कांस्टेंट रखते हुए हम टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं? सोचो, P और V कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर तो ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हो गया। तो टेम्परेचर कैसे बढ़ाओगे? या फिर
V और T को कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर बढ़ा सकते हो क्या? नहीं। मतलब ये तीनों पैरामीटर में से सिर्फ एक को बढ़ाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। कम से कम तुमको दो को बदलना पड़ेगा। एक इंडिविजुअल पैरामीटर को चेंज नहीं कर सकते। आप कहोगे V और P को कांस्टेंट रखो, T को बढ़ाओ, या V या T को कांस्टेंट रखो, P को बढ़ाओ, या P और T को कांस्टेंट रखो, V को बढ़ाओ। इम्पॉसिबल है। समझ में आ रहा है? ये पॉसिबल नहीं है। तो कम से कम क्या करना पड़ेगा? एटलीस्ट दो को बदलो, या तो PV को बदलो, या VT को बदलो, या PT को बदलो, या फिर तीनों को बदलो, PVT, तीनों को बदल दिया। समझ में आया क्या? ये सिर्फ एक कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ऐसे आपको नहीं मिलेगा जिसमें ओनली वन थर्मोडायनेमिक पैरामीटर इज चेंजिंग। समझ में आ रहा है? पॉइंट नंबर 3, इन एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस at least two of thermodynamic parameters change। एटलीस्ट दो तो बदलेंगे ही बदलेंगे। एटलीस्ट तीन भी हो सकते हैं, हो सकता है PVT तीनों बदल रहे हैं, या फिर सिर्फ PV बदल रहे हैं, या VT बदल रहे हैं, या PT बदल रहे हैं, लेकिन एक बदलेगा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होगा, वो इम्पॉसिबल है। समझ में आ रहा है? अच्छा, पॉइंट नंबर 4। तो इससे ये पता चला कि कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में कम से कम P बदल रहा होगा, या फिर V बदल रहा होगा, या फिर दोनों बदल रहे होंगे। क्योंकि PVT में से दो लोगे तो या तो P रह जाएगा या फिर V रह जाएगा उसके साथ। तो कम से कम V को बदलना है, या फिर कम से कम P को बदलना है, या फिर दोनों को बदलना है। मतलब कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में P और V में से कुछ ना कुछ तो बदल रहा होगा पक्का। इसका मतलब हर एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए हम एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं जिसको कहते हैं PV डायग्राम, मतलब वेरिएशन ऑफ V विथ P। आपको अगर दोनों कांस्टेंट होगा तो दोनों कांस्टेंट हो ही नहीं सकता कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में, खाली T बदलेगा, पॉसिबल नहीं है। तो जो PV डायग्राम है उसके बारे में देखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं व्हाट इज PV डायग्राम। इट इज प्लॉट ऑफ वेरिएशन ऑफ P and V in a thermodynamic process with P, the pressure taken along ऑर्डिनेट एक्सिस और वाई एक्सिस, ऑर्डिनेट एक्सिस और वाई एक्सिस जिसको आप कहते हो, एंड वॉल्यूम टेकन अलोंग एक्स एक्सिस जिसको हम कहते हैं आपसीसा। P को प्रेशर एक्सिस में, वाई एक्सिस में लेना है, V को एक्स एक्सिस में लेना है, और PV का वेरिएशन को प्लॉट करना है किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए। सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक PV डायग्राम है किसी एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का, प्रेशर हम इधर लिए हैं, वॉल्यूम इधर लिए, और ये हो गया कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। लेकिन इससे पता नहीं चलता है कि गैस का पहले जो स्टाटस था वो कहाँ था, यहाँ पे और ये वैल्यू पे था, ये P1 ये V1 था, या फिर ये था और ये था। इनमें से P1 V1 कहाँ था, P2 V2 कहाँ था, पता नहीं चलता है। मतलब गैस को इस स्टेट से स्टेट में लिया गया कि स्टेट से स्टेट में लिया गया, ये बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक एरो मार्क दे देते हैं। ठीक है, वी गिव ए एरो मार्क हियर, जस्ट अ मिनट, वी गिव एन एरो मार्क हियर। बिना एरो मार्क का PV डायग्राम किसी काम का नहीं है, और एरो मार्क से काफी कुछ कैलकुलेशन निकलने वाले हैं आगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, दिस डायग्राम is always associated with an arrow mark
indicating initial and final state of system। समझ में आया? ये हो गया पीवी डायग्राम। मेरे ख्याल से कोई भी डिफिकल्ट चीज मैं नहीं बता रहा हूं, सिंपल सिंपल सा चीजें बता रहा हूं। नेक्स्ट बी, अगर हम कहेंगे ये पीवी डायग्राम है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई गैस का वॉल्यूम 0 है लेकिन कुछ प्रेशर है? कैन यू हैव ए केस वेयर द गैस इज हैविंग 0 वॉल्यूम बट सम प्रेशर? इम्पॉसिबल है। या फिर प्रेशर 0 है लेकिन कुछ वॉल्यूम है? ये भी नहीं हो सकता। कहने का मतलब है जो पीवी डायग्राम है, इट कैन नॉट टच दी कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये कभी टच नहीं करता है उनको, क्योंकि जहां पर टच करेगा वहां पर, मान लो यहाँ पे टच कर गया तो आपको हो गया हाँ देयर इज सम प्रेशर बट नो वॉल्यूम, व्हिच इज इम्पॉसिबल केस। तो ये रेस्ट्रिक्शंस को आपको याद रखना है। क्या लिखेंगे इसमें? लिखेंगे द डायग्राम नेवर टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये डायग्राम कभी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच नहीं करता। कुछ ऐसा कुछ हो सकता है लेकिन टच नहीं कर सकता। और ये हरदम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि प्रेशर कैन नॉट बी नेगेटिव, वॉल्यूम कैन नॉट बी नेगेटिव, तो डायग्राम इज ऑलवेज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ में आया? पॉइंट नंबर 2। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे ये डायग्राम से हमें क्या मिल सकता है। इंटरेस्टिंगली ये डायग्राम से हमें क्या नहीं मिल सकता है। अब देखो ये बड़ा सरप्राइजिंग है। ये इस डायग्राम का अदर नाम है, दूसरा नाम है इंडिकेटर डायग्राम। जैसे कोई भी मोशन के बारे में जानना है आपको, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप मिल गया, हाउ द डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग विथ टाइम, तो डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल दोगे, वेलोसिटी से मोमेंटम निकाल दोगे, फिर डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा, उससे फोर्स निकाल दोगे, काइनेटिक एनर्जी निकाल दोगे, पावर निकाल दोगे, पोटेंशियल एनर्जी निकाल दोगे, सब कुछ निकल जाएगा। ओनली इफ यू नो द डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप। सिमिलरली कोई भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस में कितने मोल्स ऑफ कौन सा गैस है और पीवी डायग्राम मिल गया, उसके बारे में कुछ भी पूछो, मर्जी आपका। एनीथिंग यू आस्क यू विल बी एबल टू फाइंड फ्रॉम दिस। बताएंगे कैसे निकलना है, इसलिए इसको इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक। ये पता चल गया तो सिस्टम के बारे में, उस प्रोसेस के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। वो सारा सब कुछ इसमें से कैसे निकलता है वो हमें देखना है और सीखना है। लेकिन उससे पहले चीज हम देखेंगे, व्हाट डज द एरिया अंडर द डायग्राम रिप्रेजेंट। If I go for a thin strip area, suppose I go for a thin strip area, very thin strip area, I say this is delta V, a small change in volume, and this is very thin, this is very thin, तो आपको हो गए height is representing pressure, this is delta V. So the thin strip area gives you height into width, P dV. P dV क्या रिप्रेजेंट करता था? वर्डन। तो ये थिन स्ट्रिप एरिया रिप्रेजेंट्स वर्डन। और अगर हमें पूछा गया कि भैया बताओ यहां से पूरा यहां तक जो एरिया बना वो एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? सपोज सोमन आस्क यू व्हाट इज द एरिया रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? आपको ये पूरा का पूरा एरिया इज कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ थिन स्ट्रिप एरियाज। इसे सारे छोटे छोटे एरिया को जोड़ दो, एंड एरिया इज रिप्रेजेंटिंग वर्डन, दिस स्मॉल एरिया, तो दैट विल गिव यू द टोटल वर्डन। ठीक है, तो आपको ये समझा के लिखना नहीं पड़ेगा। व्हाट डज द एरिया अंडर द डायग्राम रिप्रेजेंट इन पीवी डायग्राम? इट रिप्रेजेंट्स वर्डन बाय द सिस्टम। समझ में? तो क्या लिखेंगे? एरिया अंडर द डायग्राम represents वर्डन by in the thermodynamic process. थर्मोडायनामिक प्रोसेस कितना वर्क हुआ यहां से पता चल जाता है। समझ में? सिंपली एरिया निकाल दो तो वर्डन इन द थर्मोडायनामिक प्रोसेस पता चल जाता है। अच्छा, सुनने में तो कितना आसान लगता है, लेकिन इतना आसान है नहीं एरिया निकालना, क्योंकि इधर होगा
प्रेशर का यूनिट, इधर होगा वॉल्यूम का यूनिट, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगा, ये कुछ मीटर क्यूब में होगा, कुछ होगा। कैसे एरिया निकालेंगे देखेंगे उसको हम लोग, विल शो टू सी स्लोली सी ऑल दोस थिंग्स। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि किसी थर्मोडायनामिक प्रोसेस में जो वर्क होता है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। अब पहले से हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि ऐसा कोई डायग्राम है तो ऊपर वाला एरिया है तो पॉजिटिव, नीचे एरिया हो गया तो नेगेटिव, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर तो ग्राफ नीचे जा ही नहीं सकता, तो फिर नेगेटिव एरिया होगा कैसे? नेगेटिव कब होता था वर्क डन? व्हेन इट इज ए कॉन्ट्रैक्शन। और पॉजिटिव कब होता था? व्हेन इट इज एक्सपांशन। आपको देखना है कि एरो मार्क को देखना है, ये एरो मार्क कैसा है? ऐसा है, ऐसा मतलब पहले वॉल्यूम लो था और वॉल्यूम हाई हो गया, इट इज ए एक्सपांशन, तो दिस एरिया इज टू बी टेकन पॉजिटिव। और एरो मार्क उल्टा होता तो कहते हैं वर्क डन इज नेगेटिव। एरिया तो वही रहेगा, लेकिन इसको पॉजिटिव लिखेंगे कि नेगेटिव लिखेंगे वो डिपेंड करता है दिस एरो मार्क के ऊपर। समझ में आया क्या? तो छोटे से दो छोटे छोटे फिगर कर लेंगे और आपको बता देंगे यहाँ पर कि अगर हम कहें कि ऐसा कोई एक एरिया है, क्या बताओगे? ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये एरिया जो आपको दिख रहा है छोटा सा पीवी डायग्राम में, ये एरिया आपको क्या लग रहा है? पॉजिटिव एरिया है कि नेगेटिव एरिया है? ये पॉजिटिव एरिया है कि नेगेटिव एरिया है? ये P है, ये V है। ये यहाँ पर एक्सपांशन हो रहा है कि कंट्रैक्शन हो रहा है? ध्यान से देखो तो कंट्रैक्शन हो रहा है। ये वॉल्यूम शुरू में कहाँ था? यहाँ पर था, ये था इनिशियल स्टेटस, गैस का इनिशियल स्टेटस ये था, बाद में ये हुआ। यहाँ पर ये था प्रेशर, ये था वॉल्यूम। वॉल्यूम पहले कम था, अभी वॉल्यूम ज्यादा हो गया। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो फिर कैसे उल्टा पुल्टा बोल देते हो? तो आप कहोगे कि here the volume is expanding, so आप कहोगे area is positive, मतलब ये पॉजिटिव वर्क है। क्या बात समझ में आया? अगर मैं ग्राफ बदल देता हूं, I go for a graph like this. Now I say suppose this is what is a thermodynamic process. Now what does the area under this diagram represent? If I go from here to here, बड़े ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीजें। तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर जो वर्क होगा, जो एरिया होगा, इस एरिया को आप क्या कहोगे? पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव, क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है। तो आप कहोगे एरिया इज नेगेटिव, मतलब एरिया क्या है निकाल देना, उसके साथ माइनस साइन देना। डेल्टा डब्ल्यू का वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव, नेगेटिव एरिया। समझ में आ रहा है? ठीक है। हम लोग लिख रहे हैं अभी पीवी डायग्राम के बारे में, एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले, इफ पीवी डायग्राम ऑफ n moles of a particular gas is given, कोई पर्टिकुलर गैस दिया कि n मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, और उसका एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस किया गया और उसका पीवी डायग्राम दिखने में कुछ ऐसा हो गया, तो इसमें से हम क्या क्या चीजें कैसे निकाल सकते हैं? सपोज दिस इज व्हाट इज द थर्मोडायनामिक प्रोसेस। नाउ यू से आई विल से कि ये हो गया V1, ये हो गया P1, सिमिलरली ये हो गया P2 एंड V2, ये हो गया P2, ये हो गया P1, ये हो गया V1, ये हो गया V2। ये पीवी डायग्राम है। इस डायग्राम में दिया गया है और दिया गया है कि n मोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर गैस, मतलब हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या हीलियम, कोई एक गैस का ये पीवी डायग्राम दिया है। क्या क्या इंफॉर्मेशन हम इसमें से निकाल सकते हैं? अच्छा, आप देख रहे हो कि जो गैस है उसका इनिशियल स्टेटस यहाँ था और फाइनली स्टेटस ये हो गया। जो PVT वैल्यूज होते हैं वो गैस का स्टेटस होते हैं। कौन सी स्टेटस में है? P1 कितना, V1 कितना, T1 कितना, बस खत्म। समझ में? तो स्टेटस ऑफ द गैस P1, V1, T1। तो ये इनिशियल स्टेट है, फाइनल स्टेट है। ठीक है, क्या हम इससे निकाल सकते हैं T1? यस, इट इज P1 V1 by NR। तो फ्रॉम पीवी डायग्राम वी कैन गेट द टेम्परेचर करेस्पॉन्डिंग टू एनी पॉइंट। अगर ये डायग्राम किसी ग्राफ पेपर में ड्रॉ करके दिया गया है, आपको कोई पूछेगा जब गैस इस पॉइंट में था बताओ टेम्परेचर कितना था, P1 V1 निकाल दो ग्राफ से।
P1 V1 मिल गया क्योंकि दिससे ग्राफ है ना, ये मिल गया तो वहां से आपको टेम्परेचर मिल जाएगा PV बाई NR, क्योंकि PV इक्वल NRT होता है। समझ में आ रहा है? सिमिलर क्या हम T2 निकाल सकते हैं? यस, P2 V2 बाई NR ये भी निकाल सकते हैं। और फ्रॉम दिस लगे हाथ हम डेल्टा T निकाल सकते हैं जो कि T2 माइनस T1 है। तो पीवी डायग्राम से हमें चेंज इन टेम्परेचर बिटवीन द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट मिल सकता है। हो गया। अब बीट नंबर 2, क्या हमें यहां से डेल्टा डब्ल्यू मिल सकता है? यस, डेल्टा डब्ल्यू होता है एरिया अंडर द डायग्राम। ये जो डायग्राम है उसके नीचे जो एरिया है दैट गिव्स यू डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू भी पता कर लिए, है कि नहीं? अच्छा, फिर क्या है? फिर आप देखोगे कि बीट नंबर 3 में अगर हमें पूछा गया बताओ चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना है, आप कहोगे एन CV डेल्टा टी, और CV का वैल्यू होता है R बाई गामा माइनस 1। कोई पर्टिकुलर गैस है तो आपको गामा का वैल्यू भी मालूम है, हाइड्रोजन है तो डाइएटॉमिक है, नहीं तो हम इसमें से डेल्टा यू भी पता कर सकते हैं। नॉट ओनली दैट, अब थोड़ी देर में हम लोग देखने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसमें हम देखेंगे बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जब हम कोई सिस्टम को कुछ हीट देते हैं वो क्या होता है, कुछ हीट लेके गर्म हो जाता है और एक्सपांड करके कुछ काम कर जाता है। बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो हीट आप दिए उसका कुछ हिस्सा उसका टेम्परेचर को बढ़ाया और कुछ हिस्सा एक्सपांड करके कुछ फिजिकल वर्क कर लिया, थर्मोडायनामिक वर्क कर लिया। मतलब बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम लोग देखेंगे, अभी पढ़े नहीं, इसके बाद ही देखेंगे कि डेल्टा क्यू जो होता है इट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ऐसे होता है। केमिस्ट्री वाले यहाँ पर माइनस साइन लिखते हैं, डोंट वरी, फिजिक्स फिजिक्स है, केमिस्ट्री केमिस्ट्री है, दोनों को खुश रखना, इनके चीज उधर मत ले लेना, उनका साइन कन्वेंशन अलग है। तो यहां से अगर हमें डेल्टा यू मालूम है डेल्टा डब्ल्यू मालूम है तो हमें डेल्टा क्यू पता चल गया। अच्छा, और भी हम लोग प्रीवियस क्लास देखे थे मोलार स्पेसिफिक हीट। वो मोलार स्पेसिफिक हीट क्या था? It was the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of a gas by 1 degree centigrade. And किसके ऊपर डिपेंड करता था? Type of gas and mode of heating और the thermodynamic process involved. अगर कांस्टेंट प्रेशर में हो रहा है तो C का वैल्यू होता था Cp, कांस्टेंट वॉल्यूम में होता था Cv। ये कोई एक सिस्टम है ना, ये प्रेशर कांस्टेंट है ना वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है कुछ मालूम नहीं है, हो सकता है कुछ भी नहीं कांस्टेंट है, तीनों बदल रहे हैं। तो ऐसा केस में C कैसे पता करेंगे? C जानने का तरीका क्या था? C, the molar specific heat is delta Q by N delta T। याद है क्या? क्योंकि डेल्टा Q was NC डेल्टा T। समझ में आया? तो देखो एक ही डायग्राम से हम टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, वर्क डन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हीट सप्लाइड एंड द मोलार स्पेसिफिक हीट क्या है प्रोसेस का सब पता कर लिए। कहने का मतलब है वो आपको पीवी डायग्राम देके ये सारी चीजें पूछेंगे, तो आपको ये सारी चीजें निकालने की तरीका समझ में आना जरूरी है। समझ में आ रहा? कैसे निकालेंगे? P1 V1 P2 V2 दिया रहेगा, T1 निकालो, T2 निकालो, डेल्टा T निकालो, डेल्टा W निकालो, डेल्टा U निकालो, डेल्टा Q इज डेल्टा U प्लस डेल्टा W, इसको कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, आज ही पढ़ेंगे हम लोग। सवाल करो C इज इक्वल टू डेल्टा Q बाई एन डेल्टा T, मोलार स्पेसिफिक हीट क्या है पूछेगा तो ऐसे करके निकाल सकते हैं। समझ में आया? खैर बढ़िया। अब हाउ टू फाइंड वर्क इन ए पीवी डायग्राम, ये था हमारा BCD था, ये गया E, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन फ्रॉम पीवी डायग्राम। इससे पहले मैं आपको ग्राफ रीड करने का तरीका बताता हूं। डू यू नो हाउ टू मेजर द ग्राफ? ग्राफ कैसे पता करेंगे? ठीक है, सपोज हम कहेंगे कि हमारे पास किसी ग्राफ पेपर में ऐसा करके दिया गया है। ग्राफ पेपर आप लोग सब यूज किए होंगे, लेकिन स्कूल में ज्यादा इसको यूज नहीं करते हैं, तो कभी कभार आधी अधूरी नॉलेज रह जाता है। सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और लिखा है कि 1 यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस इज 4 सेंटीमीटर, ऐसे मेंशन किया गया है। ऐसा रहता है कि नहीं रहता है? 1 यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस इज 4 सेंटीमीटर।
और क्या दिया है? दिया है 1 यूनिट along y एक्सिस, 1 यूनिट along y एक्सिस इज इक्वल टू, सपोज दिया है समथिंग लाइक 3 सेंटीमीटर। और आपको पूछा गया कि बताओ आपके सामने ये कोई एक ट्रायंगल है, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल? क्या दिया है डाटा? डाटा दिया है कि ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस में इसका वैल्यू दिया हुआ है और वाई एक्सिस में इसका वैल्यू दिया हुआ है, ऐसा करके सब कुछ दिया हुआ है। बताओ व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल? ध्यान से देख लो, इसी तरीके से हम लोग पीवी डायग्राम निकालेंगे। ये ट्रायंगल का एरिया पता करना। क्या दिया है? वैल्यू दिया है, ये दिया है सपोज 4, ये दिया है 9 और ये दिया है 3 और ये वाई एक्सिस में दूसरा वाला वैल्यू क्या दिया है? सपोज ये दिया है 8 और 8 क्यों 7 दे दिया और ये हो गया वाई एक्सिस। एरिया बताना है आपको। कैन यू टेल मी व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल? तो थोड़ा सोचे तो कर लेंगे। अब कहोगे ये 4 to 9 मतलब 5 यूनिट्स है। 5 यूनिट मतलब कितना हुआ? 20 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 यूनिट इज 4 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। और ये हो गया 4 यूनिट, 1 यूनिट कितना है? 3, ये 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर। एरिया निकालना हो गया, क्योंकि आपको फॉर्मूला मालूम था हाफ दिस। नहीं, सपोज हम सर्किल बना देते। नाउ देयर इज ए सर्किल ऑफ रेडियस r, फाइंड द एरिया। कैसे करोगे? सोचो अब करना क्या है। जब भी ऐसे चीजें आएंगे हम क्या करेंगे? पहले हम देखेंगे, ये एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं, फिर इसमें जाएंगे हम लोग। हम कहेंगे पहले व्हाट इज 1 यूनिट दिया गया है हमें along x एक्सिस 4 सेंटीमीटर, 1 यूनिट along y एक्सिस 3 सेंटीमीटर। पहले मैं 1 कंप्लीट स्क्वायर यूनिट बनाता हूं, इसका 1 यूनिट उसका 1 यूनिट लेके मैं एक स्क्वायर बनाया, तो मैं कहूंगा 1 स्क्वायर यूनिट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इसका 1, इसका 1, दैट इज 3 into 4 is 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। है कि नहीं? हुआ कि नहीं? ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, तो हो गया 1 स्क्वायर यूनिट। 1 स्क्वायर यूनिट कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो एरिया है वो एरिया कितना है भाई? इट इज हाफ। बेस कितना दिया है? बेस दिया है 9 - 4 is 5। हाइट कितना दिया है? 7 - 3 is 4, so it is coming out to be 10 स्क्वायर यूनिट। एरिया कितना हुआ? 10 स्क्वायर यूनिट्स। इसको एक यूनिट बोलेंगे, इसको भी एक यूनिट बोलेंगे, सेंटीमीटर मिलीमीटर मारो गोली। ये भी एक यूनिट है, ये भी यूनिट है, तो यूनिट स्क्वायर हो गया। इट इज 10 सेंटीमीटर, 10 स्क्वायर यूनिट। लेकिन 1 स्क्वायर यूनिट कितना है? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 10 into 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, which is 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर ये सर्किल होता तो क्या फर्क पड़ता है? आप पहले निकालो 1 स्क्वायर यूनिट कितना हुआ और एरिया कितना हुआ? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स, पाई आर स्क्वायर के साथ इसको मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द वैल्यू। क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो कोई भी अगर ऐसे अलग अलग यूनिट में चीजें रखे हैं तो हम आराम से इसका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं और एरिया निकाल सकते हैं। हमें पीवी डायग्राम का एरिया निकालने से मतलब है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया जानने के लिए मैं आपको बताता हूं स्टेप्स। स्टेप 1, फाइंड 1 स्क्वायर यूनिट। स्टेप 2, इन 1 स्क्वायर यूनिट इन जूल्स और कैलोरी, क्योंकि वाट निकालना है। फाइंड एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स। स्टेप 3, फाइंड टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन इन जूल्स। कैसे? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज हमें एक पीवी डायग्राम दिया गया है। दिस इज व्हाट इज ए पीवी डायग्राम आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ। और इसमें डायग्राम में ऐसे दिया गया है कि एक पीवी डायग्राम है, दिखने में कुछ हो ऐसा है। दिस इज द पीवी डायग्राम, सिंपल वाला दे दिए पहले, और इसमें एरो मार्क ऐसे दिया है। और क्या दिया है? दिया है कि ये जो पीवी डायग्राम है
इसका P1, V1, P2, V2 सब कुछ दिया हुआ है, ये दे दिया है, ये दे दिया है, ऐसे करके दिया है। ठीक है, तो ये हो गया 42 सीसी, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और मान लो कि ये 84 सीसी और ये दिया है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर का यूनिट क्या दिया है 1 atm, और ये दिया है 4 atm मतलब 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फाइंड द वर्क डन इन द थर्मोडायनामिक प्रोसेस, हमें एरिया निकालना है। क्या दिया है एग्जाम्पल में, फाइंड वर्क डन इन द थर्मोडायनामिक प्रोसेस शोन। समझ में आया? बताओ व्हाट इज द थर्मोडायनामिक प्रोसेस। अब पहले हमें देखना है कि यहां पर व्हाट इज 1 स्क्वायर यूनिट। 1 स्क्वायर यूनिट मतलब आपको इधर क्या है एटमॉस्फेयर में दिया है, एटीएम में दिया है, तो 1 एटीएम। वाई एक्सिस पी एक्सिस में यूनिट क्या दिया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इधर क्या दिया है सीसी में दिया है। समझ में आया क्या? सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, और आप जानते हो कि 1 एटमॉस्फेयर इज 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 10 to the power -6 मीटर क्यूब। समझ में आया? सेंटीमीटर क्यूब इज दिस। अब ये काट पीट के छोटा हो गया, क्या बच गया मीटर स्क्वायर गया, रह गया मीटर। न्यूटन मीटर क्या होता है जूल, तो ये बन गया क्या 10 to the power -1 जूल्स। समझ में आया? तो 1 स्क्वायर यूनिट इज दिस मच जूल्स। अभी हमें वर्क निकालना है। पहले आप बताओ कि जो वर्क होगा पॉजिटिव वर्क होगा कि नेगेटिव वर्क होगा, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है तो क्या होगा पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव होगा। फाइन, तो हमें अब निकालना है एरिया अंडर द डायग्राम। एरिया अंडर डायग्राम, अब ये तो ट्रापेजियम दिख रहा है, सॉरी ये तो ऐसे दिख रहा है, निकालो इसका एरिया। कैसे निकालते हैं, हाफ sum of parallel sides 1 plus 4 into distance between them, it is half 1 plus 4 into distance between them is 44 minus 42, इतना स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि आएगा एटमॉस्फेयर में और ये आएगा सीसी में। 1 एटमॉस्फेयर into 1 cc is 1 स्क्वायर यूनिट, इतना स्क्वायर यूनिट हुआ। सो इट इज कमिंग आउट टू बी 5 एंड दिस इज कितना हो गया भाई, ये हो गया 42, 42 by 2 is 21, 21 into 5 is 105 square units। समझ में आया क्या? हाँ, अब एक स्क्वायर यूनिट कितना था, 1 स्क्वायर यूनिट वाज 10 to the power -1 joule, so this much square units is equal to 10.5 joules। Why? Because 1 square unit is 10 to the power -1 joule. So 10.5 joules of work is done। समझ में आया क्या? और ये वर्क पॉजिटिव लेना है क्योंकि ये एक्सपेंशन था। क्या ऐसा दूसरा क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो? कर सकते हो, पक्का कर सकते हो। सॉल्व करो, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर इस पीवी डायग्राम का रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए नाउ लेट अस सी नेक्स्ट पॉइंट। ये हम लोग शायद पॉइंट नंबर 4 देखे थे, 4 था, ये पीवी डायग्राम देख लिए। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 में देखेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या है ये? Two systems are said to be in thermal equilibrium if
there is no heat transaction between them. There is no heat transaction between them even when they are in contact. और दोनों कांटेक्ट में है और फिर भी उनके बीच में कोई हीट ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम में। इन लेमन्स नॉलेज दे आर एट सेम टेम्परेचर, जबकि स्टेटमेंट वो नहीं है, थोड़ा सा अलग के, लेकिन आपकी लेवल पे आप वही समझ के चलो कि टेम्परेचर अगर बराबर है तो हम कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम में जोड़ के रखो, कोई हीट ट्रांजैक्शन नहीं होगा। लेकिन हीट ट्रांजैक्शन नहीं होने के लिए टेम्परेचर बराबर होना ही जरूरी है ऐसा नहीं है, ठीक है। अदर के समझाने के लिए काफ़ी चीज़ें तुम लोगों का निकल गया है, मुझे समझाने में भी दिक्कत हो रहा है, देयर इज फ्री एक्सपांशन वगैरह सब चीज़ें था निकल गया, इसलिए थोड़ा बताने में दिक्कत हो रहा है। फिलहाल तो आप ऐसे लेके चल रह सकते हो कि दो सिस्टम से अगर दोनों को जोड़ के रखे, इसमें से और या उसमें से कोई हीट ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, मतलब दोनों सेम टेम्परेचर में, ऐसे मान के चल सकते हो। लेकिन अल्टीमेटली इट इज़ नॉट द ट्रूथ, ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो पे बोल रहा हूँ, फिर लोग बोलेंगे कैसे बोल दिया बराबर, तो इतना लिखने की क्या जरूरत था, तो सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ दे हैव सेम टेम्परेचर बोल देते, नहीं, इट इज समथिंग डिफरेंट। खाली टेम्परेचर बराबर होने से हीट फ्लो करेगा नहीं करेगा ऐसा नहीं है, देयर आर अदर रीजंस आल्सो, ठीक है। अच्छा, नाउ कम्स पॉइंट नंबर 6, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? इफ टू सिस्टम्स A and B are in thermal equilibrium with a third system C, then A and B are in thermal equilibrium with each other। ये दोनों लॉ के ऊपर आपके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि बस बताना था बता दिए, खाली जानने के लिए जान लो। क्या बोल रहा है कि बोल रहा है कि A एक सिस्टम है, B एक दूसरा सिस्टम है। A और B ये दोनों सिस्टम जो है ये C सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो देयर विल बी नो हीट ट्रांजैक्शन बिटवीन देम, दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। सिमिलरली B और C भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो लॉ क्या कहता है, अगर ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में, ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो ये दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। समझ में आ रहा? नो इफेक्टिव हीट ट्रांजैक्शन, मतलब ये भी हीट दे रहा है उसको, ये भी हीट दे रहा है किसी दूसरे रूप से। समझ में आ रहा है? द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अदर इन टू डिफरेंट मेथड्स पैरेलली, जितना दे रहा है उतना दे रहा है, इफेक्टिवली कोई हीट लेन देन नहीं हो रहा है। इसलिए मैं कुछ ऐसा रिमार्क आपको दिया हूँ, तो आपको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, खाली जानना है कि क्या कहते हैं भाई स्टेटमेंट, क्योंकि इजी स्टेटमेंट है तो स्कूल वाले पूछ लेते हैं, मीनिंग ना बच्चों को आता है ना किसी दूसरे को आता है, ना जरूरत पड़ता है किसी न्यूमेरिकल में। समझ में आया? तो हम कहेंगे कि दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, कब कहेंगे, जब दोनों को जोड़ के रखो, कोई हीट ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, लेन देन नहीं हुआ। और A और B दो अलग अलग सिस्टम अगर C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो A और B आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। आया समझ में? नाउ द नेक्स्ट लॉ इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जिसको आगे में हर जगह FLOT लिखूंगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इतना लंबा कौन लिखेगा, ठीक है। FLOT क्या है ये लिखेंगे, दिस लॉ इज ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ conservation of energy,
और यही स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ना। on the basis of which law the first law of thermodynamics is formed? Law of conservation of energy. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहते हैं? एनर्जी कैन नॉट बी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, खाली फॉर्म चेंज हो जाता है उसके, इसी के बारे में बोला गया बीट नंबर 2 में। इफ द हीट सप्लाइड टू ए सिस्टम is capable of doing work, then a part of heat is utilized in raising the internal energy and rest is used in doing external work। आप इसको रट्टा मार के स्टेटमेंट याद रखना, थर्मोडायनेमिक्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा, बहुत जरूरी। व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? और जब भी फर्स्ट लॉ पूछेगा, नेवर मिस द फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। समझ में आया क्या कह रहा है? इफ द हीट सप्लाइड टू ए सिस्टम इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क, देन ए पार्ट ऑफ हीट इज यूटिलाइज्ड इन रेजिंग इन द इंटरनल एनर्जी एंड रेस्ट इज यूज्ड इन डूइंग एक्सटर्नल वर्क। कहने का मतलब ऐसा है कि तुम्हारे घर के आसपास अगर बाजार मार्केट वगैरह है और तुम्हारे खाने पीने की अच्छी चीजें वहां पर मिलते हैं, तो तुमको जो पैसा कोई अगर देगा, नाना नानी दादा दादी आके देंगे, तो उसका कुछ पैसा खर्चा करोगे, कुछ रखोगे। बस सिंपल सा हुआ। कितना खर्चा करोगे, कितना रखोगे, डिपेंड करता है तुम कौन हो, है कि नहीं। कंजूस हो तो पूरा रख दोगे, उड़ाने वाले हो तो पूरा उड़ा दोगे। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस डिसाइड करेगा कि कितना रखेंगे, कितना खर्चा करेंगे। कौन सा प्रोसेस है? बहुत सारे प्रोसेस है। हाउ मेनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस आर देयर? स्कूल में तो पढ़ाया गया होगा, मालूम नहीं तुम लोगों को? छोड़ो, कितने ठो है गिनती करके बताओ। चलो, बुरा हाल है। देयर आर इनफाइनाइट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, उसमें से हम लोग 4 पढ़ेंगे और बाकी सबके लिए एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला बना देंगे, तभी कोई भी कुछ भी हो तो कैसे कर सकते हैं। विल सी टू दैट। ओके, हाँ, तो बात कर रहे थे कि ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैथमेटिकली डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ये डेल्टा Q क्या है? हीट सप्लाइड। और डेल्टा Q का फॉर्मूला क्या है? यू से इट इज NC डेल्टा T। C क्या है? मोलार स्पेसिफिक हीट। और इसको पॉजिटिव लेते हैं फॉर हीट सप्लाइड टू गैस। गैस को अगर हीट दिया गया है तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे। साइन कन्वेंशन याद रखना, बहुत जरूरी है, ठीक है। और इसको नेगेटिव कब लेंगे? वैल्यू कितना होगा? NC डेल्टा T। पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, और डिपेंड करता है आपको गैस, आप गैस को हीट दिए हो कि गैस खुद हीट छोड़ रहा है कि नहीं। कोई गैस को आप कंप्रेस करोगे तो टेम्परेचर बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ता है तो हीट बाहर छोड़ता है, तो इन दैट केस डेल्टा Q विल बी नेगेटिव। तो इट इज नेगेटिव फॉर हीट रिजेक्टेड बाय गैस। डेल्टा U आपका जाना पहचाना सा कौन है? NCV डेल्टा T। ये पॉजिटिव को होता है फॉर राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ा, इंटरनल एनर्जी बढ़ा, समझ में। और ये नेगेटिव कब लेते हैं? फॉर फॉल ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर घटा, इंटरनल एनर्जी घटा। व्हाट आई एम राइटिंग हियर इज ओनली फॉर गैसेस। समझ में आया क्या? ये बात। तीसरा हुआ वर्क डन डेल्टा W।
उसके बारे में भी थोड़ा लिख लिया जाए। क्या कहता है ये, थोड़ा जगह बनाते हैं यहाँ पर। थर्ड वन इज डेल्टा डब्ल्यू विच इज पीडीवी। अब देखियो पीडीवी का फॉर्मूला देखे थे नहीं, अगर P कांस्टेंट है तो P_V2 माइनस P1, कांस्टेंट नहीं है तो PdV का इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2। प्रीवियस क्लास हम लोग देखेंगे नहीं देखे? हाँ, यस सर भी बोलते हो जैसे मेरे से, तो चिल्ला के बोलो यस सर, ताकि समझ में आया कि समझ में आ रहा है। समझ में आया? हाँ चलो ठीक, जान निकल जाता है। अच्छा ये पीडीवी कब, ये पॉजिटिव कब होता है? फॉर एक्सपांशन। और ये नेगेटिव कब? फॉर कंट्रैक्शन। तो ये साइन कन्वेंशन को यूज करके हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करना है। समझ में आया? जैसे छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन करते हैं, आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। वी हैव सीन नाउ द थ्योरीज रिलेटेड टू पीवी डायग्राम एज वेल एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। 2-4 क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा आइडिया बनाने के लिए। समय कितना बचा है हमारे हाथ में? काफी समय है, बहुत लंबा समय है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। If calorie of heat is supplied to a gas while compressing it, if, अच्छा पहले if क्यों लिखेंगे, 2 बार लिखना पड़ेगा। given 60 calorie of heat was supplied to a gas while compressing it, गैस को कंप्रेस करते करते हीट दे रहे हैं, कंप्रेस भी कर रहे हैं और हीट भी दे रहे हैं। if 30 calorie of work is done during compression, find change in internal energy। कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन स्कूल वाले डालते रहते हैं। थोड़ा ध्यान से देखो, डेल्टा क्यू क्या है? इट इज हीट सप्लाइड, तो 60 कैलोरी लिखा है, प्लस 60 लिखेंगे कि माइनस 60 लिखेंगे? हीट इज सप्लाइड टू द गैस, प्लस टू द गैस। रीजन क्या है? सप्लाइड टू गैस, इसीलिए पॉजिटिव। डेल्टा डब्ल्यू 30 कैलोरी ऑफ वर्क इज डन when the gas was compressing। compressing मतलब वॉल्यूम घट रहा था, कंट्रैक्ट कर रहा था, तो हम क्या लिखेंगे? -30, बिकॉज ये कैलोरी है। मैं यूनिट छोड़ दूंगा तो मार्क घट जाएगा। मेरा मार्क कोई काटने वाला है नहीं माइकल लाल, क्योंकि मैं एग्जाम देता ही नहीं हूँ। तो आप लोग लिखना ढंग से, नहीं तो आपका मार्क कट जाएगा। ठीक है, ये प्लस 60 कैलोरी, ये 30 कैलोरी। क्या लिखेंगे? -30 क्यों लिखे? बिकॉज इट इज कंप्रेशन। तो आप क्या कहो भाई? बाय फ्लोट डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। सो द राइज इन इंटरनल एनर्जी इज डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू is not it 60 minus 30, that is equal to 90 calorie। समझ में आ रहा? यस। हाँ, नेक्स्ट when 40 calorie of gas, 40 calorie of heat, sorry, of heat was extracted from a system, its
इंटरनल एनर्जी इज और इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस बाय 15 कैलोरी। फाइंड वर्क डन इन एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। वो गैस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हीट निकालना है तो कितना वर्क होगा। पहले जो डाटा हमें दिया है उसको निपट लेते हैं। क्या दिया? सम अमाउंट ऑफ हीट इज एक्सट्रैक्टेड, मतलब हीट इज रिजेक्टेड बाय द गैस। कितना हीट? 40 कैलोरी हीट वो छोड़ दिया, तो क्या लिखेंगे? -40 कैलोरी। हीट इज रिजेक्टेड, हीट इज रिजेक्टेड। ठीक है। डेल्टा यू, इंटरनल एनर्जी घट गया, बढ़ जाने से पॉजिटिव होता है, तो डेल्टा यू का मतलब क्या? फाइनल यू माइनस इनिशियल यू। घट गया मतलब फाइनल यू इज लेस, तो क्वांटिटी आएगा नेगेटिव। कितना घट गया? 15 कैलोरी। अच्छा, फिर पूछा है डेल्टा डब्ल्यू, तो आपको तो फ्लोट आता है, फ्लोट लगाओ तो पता चला कि डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू। इट इज -40 minus 15 is equal to -25 calorie. So the work done in the process is -25 calorie. क्या मतलब? कैसा वर्क हो रहा था? कंप्रेशन हो रहा था, इसलिए तो गर्म किए तो हीट निकल गया। कंप्रेस करते हैं गर्म हो जाता है चीजें, है ना। एयर गैस को कंप्रेस करेंगे तो हीट हो जाएगा, जैसे बाइसाइकिल पंप में पंपिंग करते तो गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है, हीट बाहर भागता है। सो क्या लिखेंगे यहाँ पर? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स इट इज कंप्रेशन। हाँ, अगर पॉजिटिव आता तो हम कहते हैं हाँ ये एक्सपेंशन था, एक्सपेंशन था। ठीक है, ठीक है। ये चीज भी आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाते हैं। When 150 calorie heat was supplied to 5 moles of hydrogen, its temperature rises by 2 degree centigrade. Find work done in the process. हाँ सर, ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। चिंता की कोई बात नहीं है। डाटा क्या क्या दिया है देख लो। एक तो दिया है नंबर ऑफ मोल्स 5, और दिया है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट ये कि जो भी गैस है उसका गामा कितना है, और ये सबको मालूम है कि 7/5, क्योंकि डायटोमिक है, सीधे सीधे लिख सकते हो। और क्या दिया है? डेल्टा टी दिया है। डेल्टा टी दिया है 2 डिग्री सेंटीग्रेड, इट राइजेस, टेम्परेचर बढ़ गया, T2 - T1, डेल्टा टी इज T2 - T1। तो कितना दिया है? 2 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर फॉल्स बाई 2 डिग्री सेंटीग्रेड दिया होता तो हम क्या लिखते? डेल्टा टी का वैल्यू -2 लिखते। डेल्टा टी इज ऑलवेज T2 - T1, तो फॉल्स मतलब डेल्टा टी का वैल्यू -2 लिखते। अच्छा, आप लोग बड़े समझदार हो। यहाँ पर ये दिया है 2 डिग्री सेंटीग्रेड, मैं लेकिन जानता हूँ कि सब कुछ मुझे एब्सोल्यूट में करना है, तो एब्सोल्यूट स्केल में लिखेंगे तो कितना केल्विन होगा? ये सेम 2 केल्विन, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर में तो 273 ऐड नहीं करते। प्रीवियस क्लास हम लोग डिस्कशन किए। इसमें ऐड करोगे 273, इसमें ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों इतना काम करना है? सेल्सियस स्केल में जितना होगा चेंज इन टेम्परेचर, एब्सोल्यूट स्केल में उतनी ही होगा। डेल्टा टी मालूम है, गामा मालूम है, ये हाइड्रोजन है, और दिया है डेल्टा क्यू। क्या है? हीट सप्लाइड टू गैस, सप्लाई किया गया है, तो प्लस लिखेंगे कि माइनस? प्लस 150 कैलोरी। और क्या दिया है? और कुछ नहीं दिया, डेल्टा डब्ल्यू पूछ ले। अच्छा, ऐसा है क्या? डेल्टा क्यू दिया है, डेल्टा डब्ल्यू पूछा है। किसी तरह से अगर डेल्टा यू मिल जाएगा काम बन जाएगा। और हम जानते हैं कि तो यूनिवर्सल फॉर्मूला रिप्रेजेंटिंग डेल्टा यू,
इज NCV डेल्टा टी, है कि नहीं? कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो, कैसा भी हो, देयर आर इनफाइनाइट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, बट फॉर एवरी प्रोसेस डेल्टा यू इज कैलकुलेटेड दिस वे ओनली। ये क्रूड मेथड हुआ, कोई भी चीज करने के लिए ये चीज आपको रेडीमेड मालूम है। अब n का वैल्यू है 5 और CV तो आप जानते हो R बाई गामा माइनस 1, याद भी होगा, प्रीवियस क्लास पढ़ाए थे। वीडियो पे क्यों बोलेंगे कि आप लोग भूल गए हो, सबको बदनामी होगा, नहीं भूल गए होगे, लेकिन मैं तो बोलूंगा कि तुम लोगों को सब याद होगा। R बाई गामा माइनस 1 और ये हो गया NCV डेल्टा टी। डेल्टा टी का वैल्यू कितना है? 2। R का वैल्यू कितना है? 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। गामा कितना है? 7/5। नहीं, चलो वैल्यू डालें, 5 इंटू 2, क्योंकि 2 लिख रहा हूं, 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, मतलब जो डेल्टा यू आएगा कैलोरी में आएगा। 2/7/5 माइनस 1 दैट इंटू 2 कितना हुआ भाई? इज इट कमिंग 50? यस, क्योंकि दिस इज कमिंग आउट टू बी 2/5, 5 गया ऊपर, 2 को खा गया, 25 इंटू 50 कैलोरी ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। समझ में आया क्या? डेल्टा यू पता चल गया, डेल्टा क्यू ऑलरेडी दे रखा है। क्या हम डेल्टा डब्ल्यू निकालने की तरीका जानते हैं? यस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे साथ है और कहता है कि डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू, क्योंकि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। समझ में आया? तो करें तो क्या करें? 150 minus 50 is 100 calorie. What it means? The gas was expanded or compressed? Delta W positive है, the gas was expanded. Positive answer means the gas was expanded. समझ में आया? हाँ, ठीक। तो हम कहेंगे it must be an expansion process, क्योंकि पॉजिटिव आंसर आया है। क्या ऐसा चीजें आप लोग कर सकते हो? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर दो अलग अलग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दिया गया है। ये कोई गैस इस स्टेट में था, अब इस स्टेट में गया, ऐसा एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस फॉलो करके, या फिर ऐसा एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस फॉलो करके। ये A है, ये B है, ये कोई एक पॉइंट C है और ये कोई पॉइंट D है। ये PV डायग्राम है। A gas was taken from state A to state B in two different processes. Into different processes, ACV and ADV, दो अलग अलग प्रोसेस है। ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। In which process more heat is supplied to gas? कौन सा प्रोसेस में गैस को ज्यादा हीट सप्लाई किया गया है? तो थोड़ा सोचते हैं, थोड़ा सा सोचें, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा हूं। ओ भाई साहब, क्या तुम उसको दिखा रहे? कभी कभार मेरे को भी देखो। हाँ देखो, ये A से B तक लिया गया, इधर से लिया गया, इधर से लिया गया, दोनों का थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस आर डिफरेंट। अच्छा बताओ तो, कौन सा केस में इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा था? सेम था। ये दोनों का PV बराबर है। कौन सा केस में फाइनल टेम्परेचर ज्यादा था? सेम था। इसका मतलब सॉल्यूशन कुछ ऐसे गया, डेल्टा T इज TB माइनस TA इज सेम फॉर बोथ द प्रोसेस, सेम फॉर बोथ प्रोसेस। दोनों प्रोसेस के लिए डेल्टा T बराबर है। तो इसका मतलब डेल्टा U in ACV process is same as delta U in ADV process. Why? Because delta U is NCV delta T,
है कि नहीं? दोनों प्रोसेस में बराबर डेल्टा यू होगा क्योंकि एनसीवी बराबर है कि नहीं? अच्छा, डेल्टा यू दोनों प्रोसेस में बराबर हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। अब बताओ कौन से प्रोसेस में ज्यादा वर्क हुआ है? एसीबी। हम जानते हैं कि एरिया अंडर द डायग्राम गिव्स यू द वर्क डन इन द प्रोसेस एसीबी और इन द प्रोसेस एडीबी। सोचो तो एसीबी में जो वर्क हुआ मतलब ये पूरा वर्क, और एडीबी में जो वर्क हुआ मतलब ये छोटा सा वर्क इधर वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो डेल्टा डब्ल्यू कौन सा प्रोसेस में ज्यादा है? डेल्टा डब्ल्यू इज इन एसीबी इट इज मोर और डेल्टा डब्ल्यू इन एडीबी इज मोर। लड़कियों, तुम लोगों को माइक्रोफोन क्या सूंघने के लिए दिया गया है? हाँ, यूज दैट माइक्रोफोन एंड टेल। नहीं तो बंद करो, फेंको उस माइक्रोफोन को। एसीबी। हाँ, तो बोलने के लिए माइक्रोफोन दिया गया ना। क्यों दिया गया तुम लोगों को माइक्रोफोन? हाँ, अगले क्लास में माइक्रोफोन नहीं देंगे क्या? यूट्यूब में अच्छा ना मात्र। अच्छा, डेल्टा डब्ल्यू एसीबी और एडीबी से कौन बड़ा है? एसीबी बड़ा है। चलो समझ में आ गया, अच्छी बात है। तुम लोग बीच बीच में बोलोगे तो मुझे पता चलेगा कि तुम लोग सो नहीं रहे हो। मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम लोग सो रहे हो कि नहीं रह रहे हो? और आजकल तो क्या क्या वो फेविकल जैसा कुछ मिलता है, वो आईलिड के ऊपर लगा देते हैं, यहाँ से यहाँ पर लगा दो, ऐसे एक बार आंख खुल दो चिपक जाएगा, तुम खड़े खड़े आंखें खुले रख के भी सो सकते हो। देखो नहीं देखो, मिलता है ऐसे, लड़कियों के लिए काफी कुछ मिलता है। ऐसे आई इसके ऊपर लगा देते हैं, ये आईलिड के ऊपर, और एक बार आंख को ऐसे जबरदस्ती खोल देंगे, चिपक जाएगा, फिर आंख खुले रख के सो सकते हैं आराम से। चलो ठीक है, ये डेल्टा डब्ल्यू। अच्छा अब बताओ, इतनी तो दिमाग है तुम लोगों के पास, गाली तो खा लिए थोड़ा सा, अब आंसर बताओ, हवा मिलेगा। चलो बताओ कौन बड़ा है, डेल्टा क्यू इन द प्रोसेस एडीबी की डेल्टा क्यू इन द प्रोसेस एसीबी? अब बता दो, मैं अपना गाली विड्रॉ कर लूंगा। हाँ, एसीबी। एसीबी में डेल्टा डब्ल्यू ज्यादा है क्योंकि, थैंक यू बेटा, तो हम जानते हैं कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब डेल्टा यू दोनों का बराबर है, एसीबी में डेल्टा डब्ल्यू अगर बराबर है तो डेल्टा क्यू भी बराबर है। तो पता चल गया डेल्टा क्यू इन प्रोसेस एसीबी इज मोर देन डेल्टा क्यू इन द प्रोसेस एडीबी। जेई का क्वेश्चन है, समझ में आया? कुछ भी तो कैलकुलेशन नहीं था, समझ में आया? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। दोनों का डेल्टा यू बराबर है, जिस केस में डेल्टा डब्ल्यू ज्यादा है उस केस में डेल्टा क्यू ज्यादा है। आया समझ में? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनको एक पीवी डायग्राम दिया गया है, ये एक पीवी डायग्राम है, और मैं थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। Which of the following PV diagram is practically not correct? Which of following PV diagram is impractical और मीनिंगलेस? मैं यहाँ पर पीवी डायग्राम आपको बना के दे रहा हूँ। चलिए मैं आपको बना के दे रहा हूँ। ये हुआ एक, ये हुआ दूसरा, ये हुआ तीसरा, और ये हो गया चौथा। मैं आपको 4 पीवी डायग्राम अभी देने वाला हूँ और आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। पहला हुआ ये वाला, दूसरा वाला ये वाला, तीसरा हुआ, और ये हो गया ऐसा वाला। इनमें से कौन कौन सा पीवी डायग्राम प्रैक्टिकली करेक्ट नहीं है? क्या ए हो सकता? अच्छा, एबीसी नाम दे देता हूं, ए बी सी डी। क्या ए हो सकता है? हाँ हो सकता है, यस ए इज करेक्ट, ए हो सकता है। बी, बी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि टच कर रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच नहीं करना चाहिए,
तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ये प्रैक्टिकल क्यों नहीं है? एरो मार्क नहीं है, देयर इज नो एरो मार्क, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों पॉसिबल है और बाकी दोनों इम्पॉसिबल है, इम्प्रैक्टिकल है रेदर। समझ में आया? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, डी पॉसिबल है, आगे पढ़ेंगे उसको। साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। कोई गैस का प्रेशर वॉल्यूम को, जैसे कोई सिलेंडर को आप गैस को कंप्रेस किए फिर एक्सपेंड कर दिए, जहां गया था वहीं वापस आ गया, तो घूम फिर के वापस आ गया। समझ में आ रहा है? एक ही जगह में फिर से वापस, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। प्रोसेस है, पहले ऐसे गया फिर थोड़ी देर बाद ऐसे। हम टाइम के साथ थोड़ी ड्रॉ कर रहे हैं, टाइम के साथ ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, है ना, हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं वॉल्यूम के साथ। अच्छा, ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ P वर्सेस T डायग्राम, P वर्सेस T डायग्राम। और फॉलोइंग पीवी डायग्राम्स। कुछ पीवी डायग्राम आपको दिया गया है, आपको P वर्सेस T डायग्राम ड्रॉ करना है। पीवी डायग्राम अगर ऐसा दिखता है तो पीटी डायग्राम कैसे दिखेगा? पीवी डायग्राम पहला दिया है ऐसा, ये P है, ये V है और ये दिया है ऐसा। ये हुआ पहला। दूसरा वाला दिया है कि ये पीवी डायग्राम तो है लेकिन ये कुछ ऐसा दिख रहा है, डायग्राम कुछ ऐसा है। और तीसरा दिया है, चलो ये दोनों के लिए करते हैं, फिर बाद में बाकी चीज को भी जोड़ेंगे। P वर्सेस T डायग्राम करना है। इधर क्या दिया है भाई? इधर दिया है कि P इज कांस्टेंट। डायग्राम से क्या पता चल रहा है? वॉल्यूम कुछ भी करो, प्रेशर कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। तो इसका मतलब अगर डायग्राम से पता चला कि P इज कांस्टेंट, तो जब हम P वर्सेस T डायग्राम करेंगे भैया, उसमें भी तो प्रेशर कांस्टेंट ही तो रहेगा। द डायग्राम विल बी लाइक दिस, दैट्स ऑल। समझ में आया? अच्छा, इसमें क्या है? हियर यू सी, प्रेशर कुछ भी करो, वॉल्यूम तो वही है, सो V इज कांस्टेंट। और V कांस्टेंट है तो इसकी डायग्राम कैसे होगा? पीटी डायग्राम। लेट अस ट्राई टू ड्रॉ इट। पीटी डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करें। V अगर कांस्टेंट है, आप जानते हो कि PV इज इक्वल टू nRT। V कांस्टेंट हो गया तो इज नॉट इट P इज इक्वल टू nR बाई V इंटू T। यस, तो nR बाई V कांस्टेंट है, nR ऐसे भी कांस्टेंट है, तो P इज प्रोपोर्शनल टू T। ये कौन सा फॉर्म में आया? Y इज इक्वल टू mx। y इक्वल टू mx इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का मतलब नहीं है कि ओरिजिन से खींच लोगे, अगर वो स्ट्रेट लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो ओरिजिन से जाएगा। मतलब यू हैव टू ड्रॉ ए डायग्राम समथिंग लाइक दिस। क्या दिखाना है? अगर इसको एक्सटेंड करेंगे तो ओरिजिन से जाएगा, वो बात अलग है, लेकिन यू कैन नॉट टॉस द कोऑर्डिनेट एक्सिस, सो यू से दिस इज द P वर्सेस T डायग्राम। क्या बात समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट, if 200 calorie of heat is supplied to 4 moles of nitrogen at constant pressure, find bit number 1 change in temperature,
नंबर 2, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी। एंड बिट नंबर 3, वर्क डन इन प्रोसेस। ठीक है, वर्क डन इन द प्रोसेस। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। बात दिया गया है नाइट्रोजन का जो कि डाइएटॉमिक है, और एक बार डाइएटॉमिक मिल गया तो इसका मतलब गामा ई 7/5। अब अगर ये नाइट्रोजन की जगह हाइड्रोजन होता या ऑक्सीजन होता तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आंसर में, क्योंकि डाइएटॉमिक है, गामा का वैल्यू मिल गया। और एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर में दिया गया है। कांस्टेंट प्रेशर में जब ऑपरेट कर रहे हैं, सी का वैल्यू क्या होता है? सीपी, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड सीपी। और सीपी का वैल्यू निकालना सबको आता है, क्या है वो? गामा आर बाई गामा -1, and if you are smart enough to remember, you will see it is coming out to be 7R/2 और 7 कैलोरी पर मोल केल्विन। क्योंकि मैं R का वैल्यू को 2 कैलोरी पर मोल केल्विन ले रहा हूं, बार बार नहीं लिखूंगा, आपको याद रहना चाहिए। चलिए पहले एक बार लिख देते हैं, R इज 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। क्या बात समझ में आया? Cp का वैल्यू कितना हो गया ये। नाउ जो हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर इज गिवन बाय Ncp डेल्टा T, है कि नहीं? अब Cp मालूम है, N मालूम है, डेल्टा Q भी मालूम है, क्या आप डेल्टा T नहीं निकाल सकते? यस, तो इससे पता चल गया डेल्टा T इज इक्वल टू Q बाय Ncp। Q तो था 200 कैलोरी, N था 4 मोल्स ऑफ गैस। शायद शुरू में नहीं लिखे थे, लिख देना चाहिए था हमें। N का वैल्यू है 4 और यहाँ पर N का वैल्यू कितना है? 4 मोल्स। तो ठीक है, और Cp का वैल्यू अभी हम निकाले हैं 7 कैलोरी पर मोल केल्विन, सो इट इज 200 बाय 28, दैट इज 100/14 इज 50/7 डिग्री सेंटीग्रेड लिखेंगे कि केल्विन लिखेंगे? क्या लिखेंगे? कुछ भी लिखो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर है। कुछ भी लिखो तो एब्सोल्यूट स्केल में लिखते हैं केल्विन। अच्छा, ये बिट नंबर 1 हो गया, फाइंड चेंज इन टेम्परेचर। क्या ये डेल्टा Q Ncp डेल्टा T हुआ? क्यों समझ में आ रहा है? बिकॉज हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर में हीट सप्लाई किया गया है। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम लिख देता तो NCV/dt रहते नहीं? अच्छा, तो ये बात है, डेल्टा T मिल गया। फिर बिट नंबर 2 में क्या पूछा है? डेल्टा U। डेल्टा U होता है NCV डेल्टा T, और CV का वैल्यू सबको मालूम है, R बाई गामा -1। गामा इज 7/5, हिसाब करो तो मिलेगा 5R/2 which is 5 कैलोरी पर मोल केल्विन। CV का वैल्यू भी आपको मिल गया, CV को वैल्यू आपको मिल गया। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस सर, नो? अरे अच्छा, तो वैल्यू डाला जाए। ये 4 मोल्स था, ये 5 है, ये डेल्टा T अभी निकाले 50/7 फ्रेश निकला है। क्या बनेगा? 20 into 50 is 1000, 1000 by 7 is around 140 point something, नहीं? 142.85। ओह, 142.85 ऐसे कैलकुलेटर लेके बैठा है क्या? हाँ सर, एग्जैक्टली। ओह बढ़िया, एग्जैक्टली, ठीक है। 142.85 कैलोरी हो गया डेल्टा U। और क्या पूछा है? पूछा है कि बताओ व्हाट इज द वर्क डन इन द प्रोसेस। है कोई वीर जवान जो बताएगा मुझे वर्क डन कैसे निकालेंगे?
व्हाट इज द मेथड, हाउ यू फाइंड डेल्टा डब्ल्यू इन द मेथड। बताओ, आपके पास जो डाटा है उसको टटोलो और देखो और बताओ डेल्टा डब्ल्यू कैसे निकालेंगे। पीवी डायग्राम दिया होता तो एरिया निकाल देते। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बताइए डेल्टा डब्ल्यू कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तरीका बताओ। डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू, खत्म। ये हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जानते हैं, है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। और अभी आपको वर्क डन पूछा गया है तो पता चला वर्क डन इज कमिंग आउट टू बी डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू, व्हिच इज कमिंग आउट टू बी डेल्टा क्यू वाज 150 नो 200 माइनस 142.85 is nothing but 57.15 कैलोरी, ऐसा। यस, सो डेल्टा डब्ल्यू इज 57.15 कैलोरी ऑफ। और पॉजिटिव आंसर आया, क्या है, प्रोसेस इज एक्सपांशन। नेगेटिव आ जाता तो हम बोलते कंप्रेशन है। समझ में आ रहा है, ये कंप्रेशन हो जाता। पॉजिटिव आंसर आया तो हम कहेंगे ये एक्सपांशन है। तो ऐसे ऐसे करके आपको तंग करने के लिए वो लोग क्वेश्चंस पूछेंगे। समझ में आया, ठीक है। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में, ठीक है ना। बस आखिरी क्वेश्चन आप लोग बताओ, ऐसा कोई एक गैस है जिसका पीवी डायग्राम कुछ ऐसे दिया गया है। कैसे दिया गया है? पीवी डायग्राम इज गिवन समथिंग लाइक दिस, है ना। ऐसे दिया, क्या दिया, दिया है कि जो पीवी डायग्राम है इसमें ये है प्रेशर और ये है वॉल्यूम, इनिशियल और फाइनल वैल्यूज दिया हुआ है। प्रेशर, ये वॉल्यूम दिया है कि ये है प्रेशर है 3P0, ये 2V0, ये दिया है P0 और ये दिया है कितना 2V0 दिया 6V0। प्रोसेस ऐसा है। Look at the process carefully and tell how you comment on the variation of temperature in the thermodynamic process। ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में टेम्परेचर का क्या हुआ। आप कहोगे टेम्परेचर कांस्टेंट था, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा था। नहीं नहीं, पहले डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया, नहीं नहीं पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया। क्या हुआ टेम्परेचर के साथ, समझ में आया। क्वेश्चन क्या दिया है, इन फिगर शोन comment on the comment on the variation of temperature during प्रोसेस। ऑप्शन ढेर सारे दिया गया है। टेम्परेचर इज कांस्टेंट, आपको चुनना है। टेम्परेचर डिक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस, जितने सारे ऑप्शंस हो सकते हैं मैं दे रहा हूं। टेम्परेचर फास्ट इंक्रीजेस, then decreases, और लास्ट वाला ये डी था, लास्ट वाला है ई। टेम्परेचर फास्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। ये ऐसा करके ढेर सारे ऑप्शन आपके सामने हैं। होपफुली आप लोग ट्राई करोगे तो बता पाओगे कि क्या होगा। सर ऑप्शन डी। हाँ क्या बोले, मेरे ठीक से सुनाई नहीं दिया बेटा, फिर से बोलो। डिक्रीजेस मतलब बी, ये बोल रहा है बी, कोई कुछ लोग बोल रहे हैं बी। हाँ और कौन, मुंह से मास्क निकाला और बोल, बम्बे बोल रहा है कि दिल्ली। सर डी। डी क्यों बोल रहा है, एक बार तो लिखा बोल रहा है, ये डी बोल रहा है। एनी अदर
सोचना है क्या होगा। और कोई सुनादिता? सारे होगा। सर ये होगा, सारे होगा constant किसे? है। ये होगा Temperature is constant. टेम्परेचर ऑफ कांस्टेंट है। अच्छा 3 हुआ। एनी अदर? हाँ ठीक है। और कोई एनी अदर ऑप्शन की? ये 3 है, यही होगा। ए पे 3 वोट पड़ा है, डी पे सर 1, मेरा भी। तेरा भी है। एनी अदर? तो जो आपको बता दिया जाता है कि ये 3 में से एक सही आंसर था, और दूसरा है कि जो सही आंसर बताएगा सबसे पहले, कल उसकी फोटो यहाँ पे निकालूंगा और वीडियो में मैं डालूंगा। सोच के लाओ, आंसर बताओ, गिव योर आंसर इन यूट्यूब चैनल। जो ऑप्शन जिसका सही होगा उनको यहाँ पे वीडियो में दिखाएंगे और वायरल कर दें। देखो ये सब अच्छे बच्चे हैं, तुम लोग भी इनसे जैसे बनो। और जो लोग गलत आंसर बोलेंगे उनको भी वायरल करूँगा। कभी ऐसा मत बनो ऐसे करके, ठीक है? तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद। हेलो सर।